गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आपका सप्लीमेंट्री का चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये आपका अब अंतिम चैप्टर बचा है, बाकी आपके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के बाद में। तो सितंबर में ये चैप्टर भी आपका पूरा हो जाएगा। तो अब मुझे आशा है कि आपने अपना नोट्स भी तैयार कर लिया होगा और साथ साथ तैयारी भी कर ली होगी। तो हम इसकी पहले आपको समरी बताते हैं हिंदी में। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनके काल का शासन उल्लेखनीय है। विक्रम संवत का आरंभ उनसे ही होता है। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से शायद ही कुछ जानते हैं। एक बात तो उनके विषय में निश्चित है कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान किया और अपने दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के सबसे अधिक न्यायप्रिय शासक थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया और न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी और जो व्यक्ति उनके सामने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर आते थे, वे उन समस्याओं को सुलझाने की विधि से सदैव संतुष्ट हो जाते थे। और इसलिए भारत में उनके बाद जब भी किसी न्यायकर्ता ने बुद्धिमानी के साथ अपना निर्णय दिया, तब उसके विषय में कहा गया, वह निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। तो ऐसा उनके न्याय के बारे में लोग बताते थे कि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? शायद नहीं, क्योंकि वह सिंहासन अब विद्यमान नहीं है, अब मौजूद नहीं है यहाँ पर वो। मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि वह किस प्रकार अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग कुछ समय के बाद उन्हें भूल गए। उनका राजमहल और किला नष्ट हो गए। इन खंडरों के ढेर धूल, घास और वृक्षों में ढक जाने पर पशुओं को चराने के चरागाह में परिवर्तित हो गए। गांव के लोग अपनी गायों को इन चरागाहों में चराने के लिए भेजा करते थे। प्रातःकाल के समय चरवाहे बालकों को की देखरेख में पशु चरागाह में जाया करते थे और शाम को देरी से वापस लौटते। जब उनके वापस लौटने का समय होता था, तब एक चरवाहा बालक चरागाह के एक कोने से आवाज़ लगाता था और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे और साथ साथ अपने अपने घरों को वापस जाने लगते थे। उज्जैन के आसपास के गांवों के चरागाह बालकों का जीवन इसी प्रकार का था।
वे बहुत बड़ी संख्या में थे और चरागाहों के लंबे दिनों में उनके पास खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय होता था। एक दिन उन्हें खेल का एक स्थान मिला। वह स्थान अत्यधिक आनंददायक था। वृक्षों के नीचे की जमीन खुरदरी तथा ऊबड़ खाबड़ थी। जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थर और नौके बाहर को झांकती हुई दिखाई पड़ती थी और बीच में एक हरा टीला था जो एक न्यायकर्ता के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एक बालक ने इस प्रकार विचार किया और उसके ऊपर बैठ गया। उसने पुकार कर कहा, बालकों, मैं कहता हूँ, मैं न्यायकर्ता बनूंगा और तुम सब अपने अपने झगड़े मेरे पास ला सकते हो और मैं उनका निर्णय करूंगा। तब उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया और न्यायकर्ता का कार्य करने के लिए वो एकदम से सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। दूसरे लड़कों ने इस मजाक को शीघ्र समझ लिया। आपस में कानाफूसी करके शीघ्र ही आपस में झगड़ा किया और उसके सामने उपस्थित हो गए। प्रत्येक ने अपना पक्ष रखा, प्रस्तुत किया। किसी ने कहा कि वह खेत उसका है, दूसरे ने कहा कि वह खेत उसका नहीं है। इस प्रकार वे सभी चाहते थे कि वह उनके झगड़ों का निपटारा करें। किंतु अब अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का एकदम साधारण दिखाई पड़ता था, अब वह पूर्णतः भिन्न दिखाई पड़ने लगा। वह बहुत शांत और गंभीर हो गया। उसके बातचीत करने का ढंग इतना विचित्र तथा प्रभावपूर्ण हो गया कि शेष सभी बच्चे उससे भयभीत हो गए। अभी भी उन्होंने इसे मजाक समझा और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रखा और एक बार पुनः उस लड़के ने अपना निर्णय दिया। कई घंटों तक ऐसा ही होता रहा। वह लड़का न्यायकर्ता के शासन पर बैठा हुआ शिकायतें सुनता रहा और उसकी गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता रहा। यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि उनके घर लौटने का समय नहीं हो गया और तब वह अपने स्थान से कूदा और अन्य चरवाहों की तरह सामान्य बालक हो गया। इस घटना के बाद से वह चरवाहा बालक प्रसिद्ध हो गया। सभी गंभीर विवाद उसके सामने रखे जाते थे और सदैव वही घटना घटित होती थी। ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती और वह विवेकपूर्ण न्याय कर दिया करता था। किंतु जब वह अपनी सीट से उतर जाता, वह अन्य बालकों के समान साधारण बालक ही दिखाई पड़ता था। धीरे धीरे यह समाचार सारे गांव के क्षेत्रों में फैल गया। गांव के पुरुष और स्त्रियां चरवाहे बालक के दरबार में आते, अपने झगड़े लाते और सदैव उन्हें एक ऐसा न्याय मिलता कि दोनों पक्ष मान जाते और अपने संतुष्ट होकर अपने घर चले जाते। अब राजा ने, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, इस कहानी को सुना तो उसने कहा, अच्छा, निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। राजा की यह अनुमान ठीक था, क्योंकि चरवाहा चरागाह के खंडर किसी समय विक्रमादित्य के महल थे। उन्होंने सोचा, यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे बालक को बुद्धिमानी यानी शुद्ध ज्ञान और न्याय प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें गहरी खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को लेना चाहिए। मैं भी उस पर बैठकर सब मामलों को सुनूंगा और सबको
न्याय करूँगा, विक्रमादित्य की आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी और मैं सदैव के लिए न्यायप्रिय राजा बन जाऊँगा। तो उसने अपने कर्मचारियों के साथ मजदूरों को फावड़े और कुदालियों के साथ खोदने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वहाँ खुदाई चली, जो लड़का उस सिंहासन पर बैठा करता था वो उसे बड़ा दुख हुआ और वो काफ़ी दिन खोदने के बाद तब उन्हें काले रंग के संगमरमर का एक शिलाखंड मिला, जो पत्थर के बने हुए 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। निश्चय ही वह विक्रमादित्य का नया सिंहासन था। अपार उल्लास के साथ उसको नगर में ले जाया गया और न्यायालय के विशाल भवन में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि वे 3 दिन तक पूजा अर्चना करें, उपवास रखें और उसने घोषणा की कि चौथे दिन वह जनता के समक्ष सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वह शुभ दिन आया और राजा सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। विशाल हॉल से चलकर राजा का अनुसरण करते हुए राज्य के कार्यकर्ता और पुजारी आए। जैसे ही वे न्याय सिंहासन के निकट पहुंचे, वे 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। राजा उनके बीच में से होकर आदर के साथ अपना सिर झुकाए हुए सीधा काले संगमरमर के शिलाखंड के पास बढ़ा। जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था तो देवदूतों में से एक ने बोलना आरंभ किया, रुक जाओ। उसने कहा, क्या तुम यह समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर तक राजा इसका कोई उत्तर न सोच सका। वह जानता था कि जो तुम्हारे नहीं थे उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। वह देर तक चुप रहने के पश्चात उसने कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। तब उस देवदूत ने कहा, अब जाओ और 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करो जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए और वो आकाश की ओर उड़ गया। राजा ने ईश्वर की प्रार्थना और उपवास करके अपने आप को तैयार किया और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए पुनः आया। किंतु इस बार भी वही घटना घटी। पत्थर के बने हुए दूसरे देवदूत ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की? राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, किसी एक देवदूत द्वारा उससे प्रश्न किया जाता और उसे वापस लौटना पड़ता। यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि सिंहासन को संभालने वाला केवल एक देवदूत ही रह गया। वह राजा बहुत आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस बार उसे बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। किंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत ने उससे कहा, हे राजा, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र हो? क्या तुम्हारा हृदय भी उसी छोटे बालक के समान बिल्कुल पवित्र है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। नहीं, राजा ने धीरे से बुदबुदाया, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ।
और इन शब्दों को सुनकर वह देवदूत भी आकाश की ओर उड़ गया और अपने सिर पर उस सिंहासन को भी ले गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का नया सिंहासन पृथ्वी से सदा सदा के लिए ओझल हो गया। तो ये कहानी विद्यार्थियों, ये आपको न्याय के बारे में बताई गई है और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हैप्पी नाइस डे, और आप इसको कहानी को याद करिए। थैंक यू।